हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में बताया था। ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जो कि बहुत ही आसान होता है, ध्यान रखना है। उसके बारे में हम लोग को एनसीईआरटी में बहुत कम ही दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है उसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 9 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। चलो, तो हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक है आज का एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, यानी जिंक का निष्कर्षण। हम लोग को जिंक का निष्कर्षण करना है, बहुत ही इजी है। नहीं, इतना ना मेटल का आप निष्कर्षण कर चुके हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा बहुत आसानी से कि हम लोग कैसे निष्कर्षण करते हैं। चलो, सबसे पहले एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम को सबसे पहले क्लियर करते हैं। एलिंगम डायग्राम में क्या ध्यान देना है? हम लोग क्या जगह पढ़ रहे हैं? जिंक का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं। तो इस एलिंगम डायग्राम में आप जिंक का ग्राफ देखोगे, जिंक का ग्राफ कहाँ है? तो जिंक का ग्राफ कहाँ पर है? जो रेड लाइन खींचा हुआ है वो आपको जिंक का ग्राफ है। जो रेड लाइन खींचा हुआ है यही आपका जिंक का ग्राफ है। तो ये मैंने जिंक का ग्राफ यहाँ पर ले लिया है। फिर व्हाइट लाइन जो खींचा हुआ है, ये व्हाइट लाइन नहीं, CCO का लाइन है, CCO का लाइन, ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपका CCO2 का लाइन है, CO2 का लाइन है। तो मेरे कहने का सेंस क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो तो, मेरे कहने का मतलब है कि आपका कार्बन यहाँ पर दिख रहा है, ये कार्बन दिख रहा है, और एक कार्बन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो कार्बन है, ये दोनों जो कार्बन है, ये जिंक ऑक्साइड के लिए एलिंगम डायग्राम क्या बताता है हम लोग को? एलिंगम डायग्राम हमें बताता है कि कोई दिया हुआ ऑक्साइड है, तो उस ऑक्साइड के लिए हम लोग जनरली कार्बन को लेते हैं। नहीं, कि इस ऑक्साइड के लिए हम लोग का जो कार्बन है वो कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कब का मतलब किस टेम्परेचर पर यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यही चेक करना होता है। नहीं, तो मैंने क्या कहा था कि जिंक ऑक्साइड के ग्राफ के, यानी जिंक ऑक्साइड के लाइन के नीचे जो लाइन होगा वही जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमको देखना है। नहीं, अगर हम लोग देखें, अगर 1180 या 1270 केल्विन जो है टेम्परेचर लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाइन आपको ताप को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, और ये लाइन डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर 1180 केल्विन के पहले तुम देखोगे, नहीं, तो जितने भी लाइन आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ये व्हाइट लाइन को ध्यान से देखना है। ठीक है, और इस ब्लू लाइन को पहले ध्यान से देखना है। दो लाइन पर पहले क्लियर करना है, इस व्हाइट लाइन पर और इस ब्लू लाइन पर। तो 1180 केल्विन के तुम पहले अगर देखोगे, नहीं, तो ये व्हाइट लाइन जो है 1180 केल्विन के पहले, ये व्हाइट लाइन जो है ये ऊपर है, ZNO लाइन के ये क्या है, ऊपर है। ठीक है। 1270 केल्विन के पहले अगर देखोगे, नहीं, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये ZNO लाइन के क्या है, ऊपर है, ध्यान रखना है। तो जब तक ये व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन ऊपर हैं, तब तक कार्बन जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग काम कब करेगा? देखो तो, जैसे ही टेम्परेचर हम लोगों का 1180 केल्विन से ज्यादा हो रहा है, नहीं, ये जो व्हाइट लाइन है ये रेड लाइन के अब नीचे आने लगा, यानी CCO लाइन जो है वो क्या आने लगा, हम लोग का इस रेड लाइन के नीचे आने लगा। ध्यान से देखो, 1270 केल्विन पर आ जाओ ऊपर यहाँ पर, तो 1270 केल्विन पर अब ये रेड लाइन ऊपर हो गया है, नहीं, और ये ब्लू लाइन जो है वो इस रेड लाइन के नीचे हो गया है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 1270 केल्विन जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है 1270 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ध्यान रखना है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो जिंक ऑक्साइड लाइन के नीचे आ गया, नहीं, यानी कि 1270 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर यह जो कार्बन है यह जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद यह कार्बन, 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद ये जो कार्बन है, यह कार्बन जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा, अर्थात यह कार्बन जिंक ऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन को ले लेगा, छीन लेगा, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को समझना है। तो वही सब बात हम लोग को लिखा होता है, समझ गए हम लोग। देखा जाए क्या लिखा हुआ है एलिंगम डायग्राम में, 1180 केल्विन ताप के बाद CCO लाइन ZNO लाइन के नीचे आता है, ध्यान रखो।
1180 केल्विन टेम्परेचर के बाद ये जो CCO लाइन है, इसी को कहते हैं हम लोग CCO लाइन जो है वो 1180 केल्विन टेम्परेचर के बाद इस ZnO लाइन के नीचे है, ठीक है। तथा 1270 केल्विन ताप के बाद CCO2 लाइन, ये ब्लू लाइन को देखो, CCO2 लाइन जो है ये 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद इस रेड लाइन को, ये रेड लाइन ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, तो 1270 केल्विन ताप के बाद CCO2 लाइन ZnO लाइन के नीचे आता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 1270 केल्विन, ध्यान रखो 1270 केल्विन ताप के बाद ही कोक जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवा पाएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद ही जो कार्बन का लाइन है वो एक्चुअली क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड लाइन के नीचे हो जा रहा है। अब 1270 केल्विन या 1180 केल्विन टेम्परेचर के तुम पहले देखोगे तो ये सभी लाइन क्या है, ऊपर हैं, किसके, जिंक ऑक्साइड लाइन के ऊपर हैं। तो जब तक ये लाइन ऊपर रहेंगे तब तक ये कार्बन जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं करवा पाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग कितनी देर से कॉपर में भी देखे, हम लोग क्या कहते हैं उसमें आयरन में भी ये बात देख चुके हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर जिंक के लिए हमसे कोई भी पूछता है कि जिंक का रिडक्शन कार्बन कब करवाएगा, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जिंक का रिडक्शन कार्बन 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद ही कराएगा, उसके पहले नहीं करा सकता है। चलो लिख दिया है, अर्थात 1270 केल्विन ताप के बाद ही कार्बन ZnO के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। देख लो, ये हो गया ZnO और ये हो गया कार्बन, तो ये कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या होगा, रिडक्शन नहीं अवकरण होगा, ध्यान रखना। ये कार्बन क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन छीन लेगा, यहाँ पर जिंक आपका फ्री हो जाएगा और प्लस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम लोग का बनेगा, ये हम लोग का बाहर निकल गया और आपको जिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है ये स्वतः होती है, तो इस अभिक्रिया अगर स्वतः होती है तो ये अभिक्रिया स्वतः कब होगी, यह अभिक्रिया स्वतः तभी होगी जब टेम्परेचर 1270 केल्विन से ज्यादा होगा। तो वही ये लिख रहा है, अर्थात 1270 केल्विन ताप के बाद ही इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम जानते हैं कि जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है वह अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि वह अभिक्रिया स्वतः होती है, उसको करवाने के लिए हम लोग कुछ करना नहीं पड़ता है, यह अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी, यानी आसानी से ये कार्बन इसका ऑक्सीजन छीन लेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा। किस टेम्परेचर पर भाई, तो 1270 केल्विन टेम्परेचर के बाद, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। चलो अब यहां से हम लोग को देखा जाए तो ये समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है, कि कार्बन हम लोगों का जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किस टेम्परेचर पर करवाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण। तो जिंक ऑक्साइड ZnO नहीं, जिंक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ZnO। स्टेप्स क्या है भाई, तो सब में स्टेप्स तो वही रहता है, सब में स्टेप्स जो है वही रहता है। क्या स्टेप्स है, पढ़ लो। पहला स्टेप है तोड़ना और पीसना, सब में रहता है वो। नहीं, जिंक ऑक्साइड से हमको क्या निकालना है बाबू, जिंक निकालना है। तो कौन कौन से स्टेप लगाने पड़ेंगे, तो पहला स्टेप है जो अयस्क होता है वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में रहता है, उसको तोड़ना है और पीसना है, पहला काम। दूसरा काम है अयस्क का सांद्रण, तो अयस्क का सांद्रण का मतलब अयस्क को साफ सुथरा करना। अब अयस्क को साफ सुथरा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो द्रवीय धावन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, द्रवीय धावन, यानी कि द्रव्य से उसको धोते हैं जिससे मिट्टी अवांछनीय पदार्थ सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अयस्क का सांद्रण यानी अयस्क को साफ सुथरा करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप है, पहला तो द्रवीय धावन। दूसरा, धोने के बाद क्या करते हैं हम लोग, निस्तापन। जिंक ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, निस्तापन। तो निस्तापन का मतलब क्या होता है, तो निस्तापन का मतलब कितनी बार मैं बता चुका हूं कि किसी भी साफ सुथरे अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जब हम गर्म करते हैं प्रबलता के साथ, नहीं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन या कैल्सिनेशन, ठीक है। तो अब हम लोग उसको गर्म भी कर दिए, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, गर्म करने से क्या क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। निस्तापन करने से क्या होता है, नमी खत्म हो जाती है, जो अयस्क होते हैं वो पोरस हो जाते हैं, जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वोलेटाइल रूप में क्या होती हैं, सब ऊपर बाहर निकल जाती हैं। ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब लास्ट प्रोसेस
स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन, नहीं तो वही है प्रगलन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, रिडक्शन, नहीं यानी कि अब हमको जिंक ऑक्साइड का क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किससे कराएंगे, कार्बन से कराएंगे। कार्बन से कितने टेम्परेचर पर कराएंगे, तो 1273 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर कराएंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके, पहले ही बताए। तो वही लिख रहा है कि ZNO का अवकरण करवाने के लिए, नहीं ZNO का अवकरण करवाने के लिए क्या किया जाता है भाई, कुछ बनाया जाता है, वो देख लो। ZNO का अवकरण करवाने के लिए ZNO, ठीक है, यानी अयस्क ले लिया गया, कोक यानी कोयला ले लिया गया, तथा मिट्टी, इन सबको मिक्स कर दिया गया। जिंक का अयस्क जो कि पाउडर फॉर्म में है, कोयला पाउडर फॉर्म में है, और मिट्टी, ठीक है, सबको मिक्स कर दिया गया, सान दिया गया, और इससे छोटे छोटे ईंट का निर्माण किया गया। देखो वही लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड, कोक तथा मिट्टी को मिलाकर छोटी छोटी ईंटें बनाई जाती हैं। नहीं छोटा ईंटा, नहीं ईंटा जैसे आप देखे होंगे नॉर्मल, तो छोटा इनका इनको बना दिया जाता है, छोटे छोटे ईंटों का निर्माण कर दिया जाता है। और इन ईंटों को ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितना टेम्परेचर पर, तो 1270 केल्विन से ज्यादा ताप पर, लगभग 1673 केल्विन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ध्यान रखो, जिंक ऑक्साइड ले लिए पाउडर के रूप में, नहीं, और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन छीनेगा कौन, कोक यानी कार्बन, कार्बन यानी कोयला। तो देख लो जिंक ऑक्साइड को किससे मिला दिए, कोयला के चूर्ण से मिला दिए। तो जिंक ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में ले लिए, कोयला पाउडर फॉर्म में ले लिए, मिला दिए। नहीं अब इनका ईंट बनाएंगे, नहीं तो ईंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मिट्टी डालना पड़ेगा गीला करके। तो गीला करके मिट्टी इसमें डाल दिए, और मिट्टी को बढ़िया से थोप कर, नहीं होता है, हम लोग उसको क्या करते, एक ईंटा का शेप दे दिए, ठीक है। अब उसको हम लोग जलाएंगे। तो जब उसको हम लोग जलाएंगे, नहीं तो क्या करेगा, ये जो कोक होगा यानी जो कोयला होगा, जो कार्बन होगा, यह कार्बन जिंक ऑक्साइड का क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। कब, जब हम टेम्परेचर 1270 केल्विन से ज्यादा देंगे तब। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग कितना दिया जाता है, 1673 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो जो लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड का अवकरण करवाने के लिए ZNO, कोक तथा मिट्टी को मिलाकर छोटी छोटी ईंटें बनाई जाती हैं, तथा इसको 1270 केल्विन ताप से ज्यादा ताप पर गर्म किया जाता है। सामान्यतः यानी लगभग कितना ताप दिया जाता है, तो लगभग 1673 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो 1673 केल्विन 1270 से ज्यादा है। तो उस समय यह जो कोक है, जिसको हम लोग कार्बन कहते हैं, यह कार्बन इस जिंक में से ऑक्सीजन को खींच लेगा और आपको जिंक को अलग कर देगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि चूंकि जिंक का क्वथनांक कम होता है, लगभग 1180 केल्विन, इसलिए जिंक को आश्वित कर तीव्र शीतलन द्वारा एकत्र कर लेते हैं, ऐसा बोल रहा है। समझ लो क्या बोल रहा है, हम लोग का एक बर्तन है, नहीं इस बर्तन में आपका क्या था बाबू, तो ZNO और प्लस कार्बन और प्लस मिट्टी था। तो मेनली मान लो कि हम लोग का ZNO और कार्बन का काम है। ये कार्बन कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इनके बीच में रिएक्शन से हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 1673 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर दे रहे हैं। तो क्या होगा, जिंक आपका अलग हो गया और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका बन गया। अब यहाँ पर भी जो जिंक होता है उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां हैं। जैसे अशुद्धियां का मतलब आप मिट्टी को मिलाकर बनाए हैं ना भाई, यहाँ पर आपका अशुद्धियां हैं। और यहाँ पर अशुद्धियों के रूप में मेनली हमारा क्या है, तो मिट्टी भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग मिट्टी को कोयला को और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर छोटा छोटा ईंट बनाए थे, और उसी ईंट को हम लोग गर्म कर रहे थे पूरा हाई टेम्परेचर पर। नहीं तो रिएक्शन तो एक्चुअली यही होगा, ZNO प्लस कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और जिंक फ्री हो जाएगा। लेकिन जिंक के साथ अशुद्धि भी रहेगा, क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, यानी और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये तो गैस है, ये तो बर्तन में से गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब बर्तन में बच क्या गया, अब बर्तन में आप देखोगे तो बर्तन में आपका बच गया जिंक, और प्लस में क्या बच गया, अशुद्धि, कुछ अशुद्धियां बच गई, ध्यान रखना है, जिंक प्लस अशुद्धियां। अब ये कह रहा है कि जिंक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, लगभग ये बता रहा है 1180 केल्विन। लगभग कितना है बाबू, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, लगभग कितना है, तो 1180 केल्विन। ये जो अशुद्धि है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक दूसरा बर्तन ले लिए, ठीक है।
अब इस बर्तन में हम लोग इस तरह से कुछ रख दिए। चलो, अब इस बर्तन में यहाँ पे हम गोल गोल जो खींच रहे हैं बर्फ है, ये आपका बर्फ है। चलो, तो ये जो गोल गोल हम खींचे वो क्या है, आइस है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ मेल्टिंग पॉइंट हम लिखे हुए हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहिए। क्वथनांक लिखा हुआ है ना, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्ट फॉर्म में तो रहता ही है। बॉइलिंग पॉइंट कम है, ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट कम है। और इसका हम लोग भी लिखें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो अशुद्धि है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। अब हम लोग क्या किए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मान लो हम जैसे ही इसको हीट करना शुरू करेंगे, नहीं, और हीट करके यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 1180 केल्विन टेम्परेचर लाकर टेम्परेचर को वहीं पर हम रोक देंगे, नहीं, यानी उतना ही हीट सप्लाई करेंगे जिससे टेम्परेचर 1180 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन रहे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो, ध्यान रखना है। तो जैसे ही 1180 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर पहुंचेगा, जिंक जो हैगा वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, और वेपर में कन्वर्ट करके ये इस बर्तन से बाहर निकलेगा, ध्यान रखना है। हम यहाँ पे टेम्परेचर 1180 केल्विन मेंटेन कर रहे हैं बाबू, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन नहीं करना है। ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तब तो अशुद्धि भी वेपर में कन्वर्ट करने की संभावना होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जिंक का जो वेपर है वो आपका इसमें निकलना शुरू कर देगा, और इस बर्तन में आकर ये वेपर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि आप यहाँ पर क्या लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे बर्फ लगाए हुए हैं, तो ये बर्फ क्या करेगा, इन वेपर्स को क्या करेगा, इन वेपर्स को कंडेंस कर देगा, संघनन करवा देगा, और इनको मेल्ट फॉर्म में, जिंक का मेल्ट फॉर्म में हम लोग का यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण से ये जिंक जो होगा आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को जिंक प्राप्त हो जाएगा, नहीं, इस बर्तन में सिर्फ बच जाएगा अशुद्धि, और इस बर्तन में आपका आ जाएगा प्योर जिंक, इस बर्तन में आपका आ जाएगा प्योर जिंक, आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जिंक के एक्सट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तोड़िए, पीसिए, सांद्रित यानी कि द्रव्य धावन कीजिए, निस्तापन कीजिए, और निस्तापन करने के बाद प्रगलन कीजिए यानी स्मेल्टिंग कीजिए। स्मेल्टिंग करने के लिए क्या करना है, तो कोक का चूर्ण, कोयला का चूर्ण लेना है, अयस्क का चूर्ण लेना है, और कुछ मिट्टी का गीला मिट्टी लेना है, सबको मिक्स करके हम लोग क्या करना है, छोटा सा ईंट बना देना है, और उस ईंट को 1270 केल्विन से ज़्यादा ताप पर गर्म कर देना है, जिसके कारण क्या होगा, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब बर्तन में बच जाएगा जिंक प्लस अशुद्धि। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इसको गर्म करेंगे तो जिंक वेपर में कन्वर्ट करके दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। जब वेपर इकट्ठा होगा तो उस वेपर का संघनन करवाने के लिए हम लोग इस बर्तन में चारों तरफ क्या लगा दिए हैं, बर्फ लगा दिए हैं। ये बर्फ क्या करेगा, वेपर को ठंडा करेगा, और वेपर को ठंडा करके जो जिंक का ऑक्साइड, सॉरी, जो जिंक होगा उसको धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर ठंडा करते करते धीरे धीरे उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, आश्वित करना यानी डिस्टिलेशन करना, नहीं, तो वही उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए जिंक को आश्वित कर तीव्र शीतलन, तीव्र शीतलन का मतलब वही जो हम लोग बर्फ के माध्यम से इसको ठंडा कर दिए, तीव्र शीतलन द्वारा एकत्र कर लेते हैं, यानी हम लोग दूसरे बर्तन में क्या कर लिए, जमा कर लेते हैं, ध्यान रखना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप इतना ही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा। ओके, आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।